लोग, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और बिना समय गंवाए हुए, जो कि आपको पता है कि कल यानी 20 मार्च को हमारे भौतिक विज्ञान का पेपर है, इसी को देखते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूँ। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होगी। बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, अगर अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूंगा और वो कौन सा डेरिवेशन होगा वो भी बता दूंगा। देखो, जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट में चालन व प्रेरण द्वारा आवेशन, जैसे आपने आवेशन वाली प्रक्रिया पढ़ी हुई है, तो उसमें चालन व प्रेरण द्वारा जो आवेशन है वो कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा आप देख के जाएंगे। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। परावैद्युतांक की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परावैद्युतांक की परिभाषा। और सुचालक के लिए इसका मान कितना होता है, याद रखना अनंत होता है। और परावैद्युतांक की परिभाषा एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नोट। कूलाम का नियम आपको पढ़ के जाना है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। विद्युत बल रेखाओं क्या है वह इसके गुणधर्म आपको पढ़ के जाने हैं। कम से कम 3 गुणधर्म आपको इसको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद गाउस के नियम तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, और गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक तो परत के लिए, अचालक परत के लिए, जो कि आपको पता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। और एक तार के लिए आता है जो कि है 2 के लेमडा अपॉन में आर, E बराबर 2 के लेमडा अपॉन में आर। ये है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अपने चलते हैं आगे चैप्टर नंबर सेकंड की ओर। चैप्टर नंबर सेकंड में विद्युत विभव की परिभाषा आपको बतानी है कि भाई अनंत से किसी आवेश को जब अपने किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो वहाँ पर हमें जो कार्य करना पड़ता रहता है उसे अपने क्या कहते हैं, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विद्युत विभव होता है। और इसका मात्रक हमेशा याद रखना, ठीक है, V बराबर W अपॉन क्यू यानी जूल बट्टे कूलाम। और इसका मात्रक हमें बताना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा जरूर याद रखना। ये तीनों के आगे विद्युत लिखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत फ्लक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक संभावना है कि इनमें से आपको एक परिभाषा देखने को मिल सकती है। बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत विभव की गणना करनी है, V बराबर के क्यू अपॉन आर। निरक्ष से परे P R कोमा थीटा पर विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है, जो कि आपको पता है KP कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आता है। संधारित्र सूत्र की स्थापना करनी है, कौन सा सूत्र, निर्वात में जब अपने प्लेटें रखी होती हैं, यानी C बराबर एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना करनी है, जो कि आपको पता है U अपॉन V बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक है, ठीक है। बिना समय गवाए हुए आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में देखो, दो संबंध आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। एक तो I बराबर NaEVD, ठीक है, और दूसरा है J बराबर सिग्मा ई। J बराबर सिग्मा ई को अपने ओम का सूक्ष्म रूप भी कहते हैं। और ये J है धारा घनत्व, सिग्मा है आपका चालकता और E है विद्युत क्षेत्र। उसके अलावा आपको अपवन वेग और गतिशीलता की परिभाषा, और उसके अलावा इसका मात्रक। और मैं तो कहता हूँ इसके साथ साथ आप इसकी विमा भी जरूर देख के जाएँ। अनओमीय पदार्थ व इसके उदाहरण, ध्यान रखना, अनओमीय पदार्थ का अगर सवाल आएगा तो उदाहरण जरूर आपसे पूछेगा, सीधी परिभाषा लिख के भी नहीं आनी है, ठीक है, क्योंकि अनओमीय पदार्थ की जो डेफिनेशन है वो इसके एग्जाम्पल से रिलेट करती है। आप जैसे लिखेंगे अनओमीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो ओम के समानुपातिक नियम की पालना नहीं करते। तो आपको 2 ग्राफ जरूर ड्रॉ करने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम उसके एग्जाम्पल जरूर लिख के आने, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। उसके अलावा इसमें से पूछा जा सकता है सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर। तो आपको पता है विद्युत वाहक बल कब होता है, जब सेल क्या होता है, खुले परिपथ में, और टर्मिनल वोल्टता जब सेल बंद परिपथ में होता है। अंतर जरूर पूछा जा सकता है। सेल का समांतर क्रम संयोजन का सूत्र स्थापना पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/c वाला होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। और समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबिंब आ सकता है, और याद रखना ये किरचॉफ के नियम से ही आएगा, ठीक है। तो वो प्रतिबंध क्या होता है, P/Q बराबर R/S। इसके अलावा मीटर सेतु और विभव मापी को आपको जरूर देख के जाना है, एटलीस्ट इसका परिपथ चित्र जरूर देख कर जाए, क्योंकि परिपथ चित्र अगर आप देख के जाएंगे तो आप इसके क्या है, इसकी क्रियाविधि को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, बायो-सैवर्ट का नियम क्या है आपको पता है। और कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है, यानी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो वो आपको डेरिवेशन करना है। एम्पियर के नियम, जो कि आपको पता है एम्पियर के नियम से आपको 2 डेरिवेशन करने, एक टोरॉइड और परिनालिका के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पूरी संभावना है कि इनमें से आपको एक 3 नंबर का सवाल आपको जरूर मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई ये जो शुरू के 2 क्वेश्चन है, बायो-सैवर्ट वाला और एम्पियर वाला, ये 2, उनमें से आपको 1 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्ट मीटर का रूपांतरण कैसे किया जाता है, इसे आप जरूर देख के जाएंगे। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध यानी अल्पमान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं। और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर
बनाने के लिए हम श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। जब किसी आयताकार कुंडली को, धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल आघूर्ण क्या होता है, तो याद रखना टॉर्क बराबर NIAB sin थीटा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, इसके अंदर जो चुंबक लिए जाते हैं वो अवतल खंड के लिए जाते हैं, यानी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है ताकि बी और ए के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बने और साइन 90 का मान 1 होता है, ताकि टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस हो चुके, ताकि जब हम अल्प मान की भी धारा प्रवाहित हो तो भी गैल्वेनोमीटर की जो कोइल है वो बड़ी आसानी से घूम सके। उसके अलावा अगर अपने बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो है, उसमें आप एक फैराडे का नियम और लेंज का नियम जरूर पढ़ के जाएंगे। चालक छड़ के लिए ई की गणना करनी, यानी जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ को एल लंबाई की चालक को गति करवाते हैं तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ई बराबर VBL। बी है चुंबकीय क्षेत्र, वी है वेग और एल है लंबाई। स्वप्रेरकत्व गुणांक की परिभाषा लिखनी है और परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व की गुणांक की गणना करनी है। डेरिवेशन है आपकी किताब में। एक अनोन्य प्रेरकत्व सेम वही है, और समअक्षीय परिनालिकाओं के लिए अनोन्य प्रेरकत्व गुणांक की गणना। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो है वो भूचुंबकत्व क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देख के जाएंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, थोड़ा सा ध्यान। मन कोण और दिक्पात के कोण परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकती है। चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकन क्षेत्र की परिभाषा आप पढ़ के जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद क्यूरी का नियम आप पढ़ेंगे और शेथिलीय वक्र पढ़ के जाएंगे। इस बार शेथिलीय वक्र से सवाल आने की संभावना है। इसके अलावा आपको मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो आप थोड़ा डेफिनेशन जरूर देख के जाएंगे उनकी एग्जाम्पल साथ में, किसके, प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोहे चुंबकीय पदार्थ। ये चीज़ मैं कहने पर, हालांकि मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको स्पेशल सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट इनकी परिभाषा जरूर पढ़ के जाएं। अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो आप इनकी परिभाषा जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, उसके बाद देखो जो आपका चैप्टर नंबर 7 है एल व सी परिपथ। ठीक है, एल और सी परिपथ ये शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है और शुद्ध धारतीय परिपथ। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मेरी नज़र में LCR परिपथ कंप्लीट में देखो इसमें क्या क्या आपको बनाना है। एक तो इसका परिपथ चित्र बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिबाधा यानी जेड के लिए सूत्र की स्थापना करनी है, जेड बराबर √r² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। और उसके अलावा आपको इसका फेजर आरेख बनाना है और तरंग चित्र बनाना है, ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है। अनुनाद किसे कहते हैं, XL बराबर XC होता है। और बैंड चौड़ाई के लिए सूत्र की स्थापना करनी है, बैंड चौड़ाई आपको पता है F2 - F1 बराबर R/2πL, इस सूत्र की स्थापना करनी है। शक्ति गुणांक की परिभाषा लिखनी है, औसत शक्ति अपोन में आभासी शक्ति, ठीक है, P एवरेज अपोन में P, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से रखना अपनी। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर की बनावट, सिद्धांत और हानियाँ आप जरूर पढ़ के जाएंगे। कम से कम कौन कौन सी हानि, एक तो भंवर हानि है, एक ताम्र हानि है, और दूसरी कौन सी आपकी क्षेत्रीय चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण हानि, और इसके अलावा क्षेत्रीय हानि, ये 4 हानियाँ जरूर पढ़ के जाएंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8, वो है विस्थापन धारा की परिभाषा आपको लिखनी है। मैक्सवेल की समीकरण है, जो 4 समीकरण है वो जरूर पढ़ के जानी है। उसके अलावा वैसे देखो सभी आपको तरंगों के उपयोग पढ़ने हैं, लेकिन जो मेरे नज़र में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक मुझे लगता है कि इनमें से आपका उपयोग आएगा, पराबैंगनी सूक्ष्म आवृत तरंगों के उपयोग। तो इनके आपकी किताब में जितने भी उपयोग है, वैसे तो देखो इनके बहुत सारे उपयोग होते हैं, बट आपकी किताब जो NCERT में आपकी किताब जो है उसमें जो उपयोग दिए हैं आप उनको प्रेफर करें, उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो पराबैंगनी सूक्ष्म तरंगों और अवरक्त तरंगों। उसके बाद अगर अपने अगले चैप्टर 9 की बात करते हैं तो लेंस मेकर सूत्र की स्थापना आपको करनी है। जैसा कि आपको पता है 1/f = n2 - n1/n1 1/r1 - r2, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना है। और इससे हम लेंस का सूत्र भी बनाएंगे। जब आप लेंस मेकर सूत्र बना लेंगे तो लेंस सूत्र ऑटोमेटिक बन जाता है, इससे 1/v - 1/u = 1/f, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र स्थापना मेरे हिसाब से इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वेटेड सवाल है, और जहाँ तक मुझे लगता है बोर्ड एग्जाम में इस बार ही आएगा, ठीक है। विचलन कोण के लिए सूत्र की स्थापना करनी है, डेल बराबर होता है a(n-1). इंद्रधनुष पढ़ के जाना है। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर पूछे जा सकते हैं, कम से कम आप 3 अंतर जरूर पढ़ के जाएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कंप्लीटली डिटेल से पढ़ के जाएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, और इसमें एक डेफिनेशन आती है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की क्या होती है, ठीक है। क्रांतिक कोण सिंपल सी बात है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। और अगर हम इस क्रांतिक कोण से अधिक पर सघन माध्यम से आपतित किरण गिरा देते हैं तो वो जो प्रकाश की किरण है वो वापस अपवर्तित होकर उसी सघन माध्यम में आ जाती है, उसे ही अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अपवर्तक व परावर्तक दूरदर्शी में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई अपवर्तक और परावर्तक दूरदर्शी में अंतर क्या है। लेंसों का संयोजन आपको पढ़ना है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और जब आप लेंसों का संयोजन पढ़ेंगे तो लेंसों के संयोजन से लेंस की शक्ति का जो आपने जब अपने 2 लेंसों को मिला के उनकी शक्ति निकालते हैं तो शक्ति वाला आप जरूर न्यूमेरिकल जरूर देख के जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 10 है आपका हाइगन तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या है।
ठीक है, परावर्तन यानी हमें प्रूफ करना है ह्यूगेन के तरंग सिद्धांत से। यंग दी स्लिट प्रयोग से फ्रिंजों का निर्माण कैसे होता है, पूरा फ्रिंज बनाना है आपको, बताया हुआ है आपको कि भाई स्क्रीन पर किस तरीके से ब्राइट डार्क का पैटर्न मिलता है। और आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में कि भी आपको प्रूफ करना है कि दो कर्माकर चमकीले व काली फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई आपस में क्या होती है, बराबर। यानी चाहे आप चमकीली के लिए निकालेंगे तो भी बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी आएगा, और काली के लिए निकालेंगे तो भी बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी आएगा। बुस्टर व मेलस का नियम जरूर आपको पढ़ के जाना है। और एक चीज़ और ध्यान में रखें, जैसे जब आपने ध्रुवण पढ़ा होगा तो ध्रुवण के अंदर आपने परावर्तन द्वारा ध्रुवण पढ़ा होगा, तो उसमें बुस्टर का नियम आया था, और उसी में एक चीज़ आई थी कि प्रदर्शित कीजिए कि परावर्तित व अपवर्तित किरणें एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एकल स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन की व्याख्या करनी है। इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एक्सप्लेन करने के लिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की व्याख्या करनी है, द्वितीय निम्निष्ट की व्याख्या करनी है, और द्वितीय उच्चिष्ट की व्याख्या करनी है। तो ये कुछ लगातार चैप्टर थे जिसमें थोड़ा सा डाउट होता है कि भाई कौन से क्वेश्चन आएंगे। बाकी के जो चैप्टर है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं कि मुझे आगे की वीडियोज़ डालनी है, क्योंकि देखो क्या है कि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था, इसलिए मैं वीडियो जितने मेरे से बना उतना बना दिया। बाकी मैं इन आगे के चैप्टरों को भी बनाना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे को कमेंट जरूर करेंगे कि सर हमें आगे क्वेश्चन की सीरीज़ ज़रूर डाल दीजिए। तो हाथों हाथ में आज ही आपको जैसे ही समय मिलेगा आपको वीडियो डाल दूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।